उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नैनीताल में सीआरपीएफ की ओर से पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व अर्धसैनिकों को सम्मानित किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने संबोधित कर पूर्व अर्धसैनिकों का देश सेवा में उनके योगदान को याद किया। साथ ही शहीद हुए अर्धसैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया। हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते थे। कई बार मैं कहता भी था उनसे कि अरे थोड़ा आराम कर लिया करो, कभी रुकना नहीं और न किसी को रुकने देना। ये शायद फौज की सिखलाई ऐसी होती है, सबको काम पे लगाए रखो। जैसे आज हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, सवेरे से लगे रहते हैं। पूरे देश के अंदर एक नया वर्ग कल्चर पैदा हो गया। हर एक व्यक्ति काम पे लगा है। पहले तो ये आप सब लोगों के अंदर होता था, सेना में, हमारे पैरामिलिट्री में, लेकिन सच में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर एक नया कल्चर आ गया और वो कल्चर है काम करने का। राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग अब काम का आकलन करते हैं, केवल बातों से काम नहीं चलता है। अब देखिए, अभी मुझसे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, हालांकि ये आप लोगों का कार्यक्रम राजनीति का नहीं है, लेकिन राजनीति के बिना कुछ है भी नहीं, क्योंकि सारी नीतियां बनाने का काम लोकतंत्र में आए हुए जो लोग आते हैं, सरकारें जो बनती है वो करती हैं। बिहार के चुनाव के बारे में आपका क्या था परिणाम जिस दिन आया? क्योंकि मुझे बिहार जाने का कई बार अवसर मिला, मैं चुनाव में गया था HRC में, तो पत्रकारों ने पूछा जिस दिन रिजल्ट आया, मैंने कहा लोग अब जो है झूठे नैरेटिव पसंद नहीं करते, झूठे नारे पसंद नहीं करते, अफवाहों को पसंद नहीं करते, जो बातें धरातल पर उतर नहीं सकती, सच्चाई से कोसों दूर होती हैं, उनको नकार देती है। लोग काम को पसंद करते हैं। यही कारण है, देखिए आप, मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहे हैं और जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है और अभी अभी बिहार का चुनाव है, उससे पहले उड़ीसा का चुनाव है, गुजरात, मध्य प्रदेश तो लगातार कई बार से सरकार लगातार बन रही है, वहां उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हर जगह पर डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, क्योंकि लोग काम को प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और जहां भी पार्टी भेजती है, जहां भी जो भी काम बताते हैं उस काम को करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सबके अंदर राष्ट्र और समाज के लिए कर गुजरने का जज्बा है ना, हमेशा हमारे सैनिकों के अंदर रहता है, हमारे इन सुरक्षा बलों में काम करने वालों के अंदर रहता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता है, भूतपूर्व नहीं होता है। सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है और जीवन पर्यंत एक सैनिक के रूप में उसका जीवन एक तरह से एक नया कार्य व्यवहार लेकर संपूर्ण जीवन समाज के साथ चलता है। इसलिए आप लोग भूतपूर्व नहीं है, आप सब लोग अभूतपूर्व हैं और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है, क्योंकि हमारे प्रदेश का लगभग हर परिवार वो सेना से जुड़ा हुआ है या अर्धसैनिक बलों से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में देश की सेवा को समर्पित है। इस बात का इतिहास साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी अपने प्राणों की बलिदान देने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उत्तराखंड के वीरों ने हमेशा अपने साहस से, बहादुरी से ये दिखलाया है कि देवभूमि केवल शांति का मार्ग ही नहीं सिखाती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वो शौर्य और वीरता का और पराक्रम का प्रदर्शन भी कर सकती है।
साथियों, सैनिक पुत्र होने के नाते और सच में मैंने जीवन में वो सारे अनुभव प्राप्त किए हैं जो एक सामान्य से सामान्य परिवेश में पैदा होने वाले और सैनिक परिवार में पैदा होने वाले एक उसकी एक पैदा होते ही जो चीजें मिल जाती हैं। और मैं इस बार जब जहां मैं पैदा हुआ था, पिथौरागढ़ जनपद का बहुत सीमांत क्षेत्र है, और इस जिम्मेदारी में आने के बाद मैं इस बार पहली बार वहां गया, क्योंकि वहां से लगभग 45 साल पहले यहाँ खटीमा के पास एक गांव में हम लोग आ गए थे। पिताजी सेना में थे। जब मैं वहां गया तो जब मैंने वहां का दृश्य देखा तो मैं सोच रहा था कि 12 घंटे वहां से बस पकड़ने के लिए पैदल चलना पड़ रहा था। तो मैं अपनी स्थिति को देख रहा था कि मैं 4 साल का बच्चा था, छोटा सा, मैं कैसे चलाऊंगा इतना। और चारों तरफ ऐसा हिमालय देखकर मुझे लगा कि वास्तव में मैंने कभी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तब मुझे लगा कि देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में जैसे मैं हूं, सभी इसी तरह से निकलते हैं। हमारे यहाँ सबका ही वही कठिन जीवन है। तो एक सेना का जो कालखंड है, जो एक सैनिक अपने परिवार को छोड़कर जो सेना को देता है, इसीलिए मैंने कहा कि उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों का बुधवार सुबह हरिद्वार में गंगा में विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। इस दौरान उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौजूद रहे। अस्थियों का विसर्जन सनी देओल के बेटे करण देओल ने किया है। धर्मेंद्र के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार निजी रखा। फैंस या आम जनता को उन्हें श्रद्धांजलि देने का मौका नहीं मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में चिपको आंदोलन की प्रेरणा गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग करते हुए देवभूमि की मातृशक्ति के ऐतिहासिक योगदान को सदन में याद किया। सांसद भट्ट ने बताया कि चमोली जिले के रेनी गांव की साधारण ग्रामीण महिला गौरा देवी ने 26 मार्च 1970 को जब ठेकेदारों द्वारा पेड़ काटने के लिए मजदूर भेजे गए थे, तब महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपकर कटान रोकने की शुरुआत की थी, जिसकी गूंज न केवल पूरे देश में बल्कि विदेश भर में सुनाई दी। महोदय, सब्जेक्ट महोदय गौरा देवी जी उत्तराखंड। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2.5 मिनट के संबोधन में उत्तराखंड के पर्यटन की विशेष रूप से चर्चा की। पीएम ने कहा कि देश भर में विंटर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास भव्य पर्वत है, समृद्ध संस्कृति है और एडवेंचर टूरिज्म की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। सीएम के इस बयान के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरीश रावत ने कहा कि साहसिक खेलों और एडवेंचर गतिविधियों का बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों की शुरुआत उनके कार्यकाल में ही हुई थी। मुनस्यारी, चोपटा, साहसिक खेल इत्यादि की गतिविधियां बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। हमने तो साहसिक खेल हमारे समय में तो शुरू हुए थे, बल्कि मैंने तो मुख्यमंत्री जी से, अपना प्रधानमंत्री जी से पहुंचा दीजिएगा। मैंने एक और माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मुनस्यारी में खोला था, जिसका उन्होंने जिक्र किया, नैन सिंह सरवेल जी के नाम पर, उनको बंद कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकालने और चुनाव न लड़ने संबंधी बयान पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत दरअसल उनके खिलाफ पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत जितनी ज्यादा पदयात्राएं निकाले, उनका सीधा राजनीतिक लाभ मुझे मिलेगा। मैंने कहा ना, उन्होंने कहा मैं छोटी यात्रा करूंगा। मैंने सुन लिया उसको। छोटी यात्रा मतलब 50 मीटर की यात्रा।
उससे ज़्यादा चल नहीं सकता, आज की डेट में उनका शरीर काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक तरफ बोल रहे हम चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, तो हम ना मैं ना मेरा परिवार कोई चलेंगे। विनोद चमोली के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना चलेंगे मेरा वोट बढ़ेगा। और आप लोग जानते नहीं हो, मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बड़े हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए थे मुझ पर कि मैं शायद उनके साथ आ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं एक पार्टी का अनुशासित कार्य करता हूँ। लेकिन इतना मैं जानता हूँ, वो दिल से बहुत प्यार करते हैं। जब कोई अलग से उनसे बैठता है तो हमेशा उन्होंने मेरी तारीफ़ ही की है, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। देहरादून में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जिला सूचना अधिकारियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक और सटीक प्रचार प्रसार विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महानिदेशक ने मीडिया से बेहतर समन्वय, पत्रकारों की समस्याओं के तुरंत समाधान और सोशल मीडिया पर तथ्यात्मक और सकारात्मक सामग्री प्रकाशित करने पर जोर दिया है। उन्होंने सक्सेस स्टोरी और रोचक लेखों के नियमित प्रकाशन को भी आवश्यक बताया। कई बिंदु थे, जैसे समय समय पर हमारे, जैसा आप सभी जानते हैं, आपदाएं आती रहती हैं, तो उस समय मीडिया का एक जो आगमन है उस संबंधित जिले में काफ़ी बड़ी संख्या में हो जाता है, उसकी हम लोग व्यवस्था कैसे करें। और जो हमारी उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, और जिन लोगों ने उन योजनाओं का लाभ उठा करके धरातल पर काम किया है, ऐसी जो सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी आम जनता के समक्ष लाया जाए चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हों और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। तो हमने ये कहा कि जो भी आपके ज़िले में इस तरह की सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी बना करके आप लोग आगे बढ़ाइए। साथ ही मीडिया से तालमेल और जो बेहतर समन्वय है, प्रेस क्लब की कुछ दिक्कतें कुछ जनपदों में आ रही हैं, तो उसके भी हमने कहा कि बैठ करके उसको सॉर्ट आउट करिए। तो कुल मिलाकर के एक ओवरऑल जो उनकी अपने फीडबैक थे उसको भी हमने लिया, और जो हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी नीति है उसके लिए भी हमने उनके साथ बैठक करके उसमें। उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज जो बॉर्डर एरिया में है और जिन गांवों के लोग पलायन कर चुके हैं उनको सभी सुविधाओं से लैस करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि गांव फिर से आबाद हो। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज 2.0 के तहत डिजिटल तरीके से नेपाल से सटे 40 गांवों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इन गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें आजीविका, आवास, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। वीवीपी 1 में जो हमारे 51 विलेजेस थे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद के, लगभग हमने 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजे थे, जिसमें लगभग 200 के करीब हमारे स्वीकृत हुए थे। जिसमें कन्वर्जेंस की योजनाएं भी थी, स्टैंड अलोन वीवीपी 1 की योजनाएं भी थी। उसमें हमारे लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे। और पिथौरागढ़ में PMGSY की 5 सड़कें भी थी जो कि हमारी स्वीकृत हुई थी, जिसमें एक सड़क BRO ने टेक ओवर करी है, 4 सड़कें PMGSY उस पर काम कर रही है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग की तरफ से भी कुछ तीनों ही डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कंसेप्ट पर भेजे गए थे। जैसे अगर हम गुंजी की बात करें तो गुंजी में शिवोधाम का प्रोजेक्ट भेजा गया था भारत सरकार को। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने डोईवाला, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे कई निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण की ओर से चलाई जा रही परियोजनाओं की गुणवत्ता, उपयोग हो रही सामग्री, साइट प्रबंधन और जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। वहीं उपाध्यक्ष ने ऋषिकेश में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग और कार्यालय भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी और शहर की यातायात व्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। पार्किंग बना रहे हैं तो पार्किंग का काम समय से पूरा हो, उसके लिए मैंने इसको देखा और हम लोग भी जो हमारा टारगेट दिया हुआ है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। और चूँकि 4 धाम का जो देखें, अगर आप मुख्य प्रवेश द्वार वो ऋषिकेश है, योग की नगरी ऋषिकेश है, हरिद्वार आने वाले लोग भी ऋषिकेश जाते हैं, तो ऋषिकेश में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी समस्या बनी रहती है। और इस पार्किंग के बनने से उस जाम की और पार्किंग की सुविधा की वजह से ऋषिकेश को जाम से मुक्ति मिलेगी।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। आगामी 15 दिसंबर को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कई पदों के लिए 15 दिसंबर को मतदान होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुर्बान अली की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चुनाव प्रक्रिया 3 दिसंबर को बकाया राशि के भुगतान की अंतिम तिथि के साथ शुरू होगी। अंतिम मतदान सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जिस पर आपत्तियां 5 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे तक दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद 6 दिसंबर को अंतिम मतदान सूची जारी होगी। नामांकन पत्र क्रय करने की तारीख 8 दिसंबर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। आज हमारी समिति ने इलेक्शन का शेड्यूल जो है ऑन कर दिया है और उसके हिसाब से कल 3 तारीख जो है लास्ट डेट है मेंबरशिप जो हमारी होती है उसके ड्यूज़ फाइनल करने की। कल के बाद मेंबरशिप जिन जिन लोगों की ड्यूज़ क्लियर होंगे वो मेंबर बन जाएंगे, वोट देने के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी डेट है, और भी कई बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो उसके बाद जो मेन है वो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है हमारा 8 तारीख को बिकेगा और उसकी जो नाम वापसी होगी 5 तारीख को 8 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म बिकेगा और उसके बाद 10 तारीख को जो है स्क्रूटनी होकर के नाम वापसी हो जाएगी। और उसके बाद जो है हम एक फाइनल पब्लिकेशन देंगे 11 तारीख को, जिसमें कैंडिडेट का नाम सब आ जाएगा, कौन कौन फाइनल है। और 12 तारीख को एक जनरल आम सभा का आयोजन है, जिसमें जो भी कंटेस्टिंग लोग हैं वो अपनी बात अधिवक्ताओं के सामने रखेंगे। और उसके बाद 2 दिन, क्योंकि शनिवार इतवार है, रेस्ट रहेगा। और 15 तारीख को यहाँ पे मतदान होगा और 15 की शाम को हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीमताल में बन रहे जमरानी बांध का मुद्दा गर्मा गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने से उनका गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीणों ने बांध निर्माण स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बांध निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी पैतृक भूमि इस परियोजना के लिए दी है, इसलिए रोजगार में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। देखिए, जमरानी बांध एक बहुत बड़ी परियोजना है, जिसमें डांप प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो भी गांव उसमें आते हैं, उनको नज़रअंदाज करके बाहरी लोगों से काम लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को रोज़गार के नाम पर ठगा जा रहा है। ना उनकी गाड़ियां लग रही हैं, ना उनको नौकरी मिल रही है, ना प्रभावितों के साथ ठीक से बात की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय विधायक की मिलीभगत के कारण स्थानीय लोगों की मांग को नज़रअंदाज किया गया है और कंपनी को क्षेत्रीय विधायक ने आश्वस्त किया है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कल आक्रोशित ग्रामीण जनों के साथ हमने प्रदर्शन किया है। अगर 2 दिन में इसका हल नहीं निकलता है तो हमें स्थानीय लोगों को, कंपनी को रोज़गार भी देना पड़ेगा, उनके वाहनों को ट्रांसपोर्ट में लगाना भी पड़ेगा, उनके हकों की रक्षा भी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम डाम परियोजना में तालाबंदी करेंगे। जब तक स्थानीय लोगों को उनका हक और उनके अधिकार, उनकी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देहरादून के स्टेशन में 7 और 8 दिसंबर को लोको शेड के इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जिसके चलते 7 और 8 दिसंबर को रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। देहरादून टर्मिनल से ना तो कोई ट्रेन जाएगी और ना ही कोई ट्रेन आएगी। इंटरलॉकिंग के काम के दौरान करीब 20 रेलवे ब्रिज की मरम्मत की जाएगी। आपको बता दें कि ये लोको शेड ट्रेनों के इंजन के रखरखाव, मरम्मत और सफाई के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि 7 और 8 दिसंबर तक रेलवे स्टेशन बंद रहेंगे। 7 और 8 दिसंबर को रेलवे स्टेशन बंद रहेंगे, क्योंकि लोको शेड के इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जो कि इंजन के रखरखाव, मरम्मत और सफाई के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि ये लोको शेड ट्रेनों के इंजन के रखरखाव, मरम्मत और साफ सफाई के लिए तैयार किया गया है। इंटरलॉकिंग के काम के दौरान करीब 20 रेलवे ब्रिज की मरम्मत की जाएगी, जब देहरादून टर्मिनल से ना तो कोई ट्रेन आएगी और ना ही कोई ट्रेन जाएगी, जिसके चलते रेलवे स्टेशन 7 और 8 दिसंबर को बंद रहेगा। बाजपुर के ग्राम द्योहरी नमूना के ग्रामीणों ने घरों के ऊपर से जा रही बिजली की लाइन हटाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने कहा कि बिजली की लाइन से यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी विभाग लाइन नहीं हटा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द लाइन नहीं हटाई गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
नमूना दोहरी के लोग हैं ये, और खेता सिंह कॉलोनी में सबका निवास स्थान है। इनके घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन गुजर रही है, जो काफ़ी समय से ये लोग लिख के प्रशासन को दे चुके हैं। आज ये आए हैं और मैं 2-4 दिन पहले इनके एरिया में गया था और मैंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने कहा मुझसे कि भाई ये आए दिन यहाँ पे बच्चों को काफ़ी करंट लग चुका है और आकस्मिक मौतें भी वहाँ पर हो चुकी हैं और ये लाइन हटवाई जाए। तो मैं आया हूँ एचडीएम महोदय के पास। एचडीएम यहाँ पर नहीं है तो उनके पेशकार को हमने ज्ञापन दिया है और ये लाइन जो हटनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सारे ही आप देख रहे हो सारे सब ग्रामवासी हैं, सब ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोग हैं और है ना, और कई बार आग भी लग चुकी है करंट लगने से, समझे नहीं। तो इसीलिए अगर ये सब चीज़ नहीं होती है तो फिर इन ग्रामीणों के साथ उपवास भी रखेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्योंकि देखा कि क्षेत्र में कई जगह पर विद्युत विभाग के कहने पर से, जैसे भोना में भी कई जगह पर जो लाइन हटाई गई है, लाइन बढ़ाई गई है, तो ये काम जब हो सकता है तो इनका भी होना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।